हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूसली आपके लिए हम बना रहे हैं और कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको आज डाउन लग रही होगी बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन एंड अगेन हमेशा की तरह एक टीचर की लाइफ में ये हमेशा होता रहता है। तो पिछले कई दिनों से तबीयत भी ख़राब थी, मैंने रिकवर किया लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन अभी भी रह गया है, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी लाउडली। इसके लिए थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ माइक के माध्यम से आप लोग को अब मेरी आवाज़ जो है वो परफेक्टली पहुँच रही होगी। बीच बीच में कफिंग वगैरह आएगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। तो चलो, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच में वीडियोस तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पहले वाले जो वीडियोस है उसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स हमने पढ़ा रखे हैं। तो चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी सब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, या तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो जो भी चैप्टर पढ़ना है। लेट सपोज 9th का साइंस का आगे के चैप्टर्स पढ़ना है, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, बस सर्च करो 9 साइंस चैप्टर 15 बाय जे आर ट्यूटोरियल्स, ऐसा लिखोगे हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्या चल रहा था, 9th का साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम था स्टडी ऑफ साउंड। ऑलरेडी हमने लेक्चर्स जो है एक कवर कर लिया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि साउंड क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होते हैं, हमने देखा था एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला देखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है हम लोग को, तो हम लोग बोलते थे वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। फिर हमने देखा था वेवलेंथ को अगर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मिलता है। तो ऐसे कई अनगिनत चीज़ें हमने देखी थी, उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आज उसी के आगे का टॉपिक है, हम स्टडी करेंगे कि साउंड के अंदर इको क्या होता है, वो स्टडी करेंगे। साउंड के अंदर जो हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ साउंड की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब चीज़ कैसे डिपेंड करते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो इको के ऊपर बेस होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज नथिंग बट कि वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर गैस मीडियम में आया, कोई भी गैस मीडियम में, जैसे आपको पता है कि हमारा पूरा पृथ्वी गैस से भरा हुआ है, यानी एयर से भरा हुआ है। अब एयर बहुत सारे टाइप के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, ऐसे कई अनगिनत गैसेस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है दोस्तों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, मतलब गैस में अगर प्रेजेंट है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन। दैट इज कौन कौन से फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा है गैस का, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी में जो मैंने बात की टेम्परेचर, डेंसिटी या फिर मॉलिक्यूलर वेट, वो होता क्या है। तो हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। यानी ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। क्या फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वी मतलब क्या, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, आप जानते ही होंगे, बचपन से आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो भी टेम्परेचर रहेगा उसका स्क्वायर रूट और हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स रहेगा वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, टेम्परेचर के ऊपर एक डिपेंडेंसी हो गया फैक्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव और किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके डेंसिटी के ऊपर, यानी जो गैस प्रेजेंट है उसके डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो डेंसिटी क्या है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 1 रो। ये सिंबल क्या है, रो का सिंबल है, और रो का मतलब होता है डेंसिटी, मैंने आपको बताया था। अगर आपने ये चीज पहले पढ़ा होगा हमारे साथ, तो डेंसिटी का सिंबल होता है रो, इसको रो बोला जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल और 1 आ गया, मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा सीधा होता है, लेकिन 1 समथिंग आ गया तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रो। स्क्वायर रूट ऑफ रो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, मतलब जो भी उस गैस का डेंसिटी रहेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस मीडियम में उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड होता है। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हम जानते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल से बना है, फॉर एग्जांपल CO2 है, तो CO2 मतलब एक मॉलिक्यूल है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिले दो एटम्स तब जाके मॉलिक्यूल तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है लगभग 12, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, लगभग 16 होता है। तो ऑक्सीजन 2 है, CO2, तो O2 2 है,
मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है मतलब जो ऑक्सीजन का जो वेट है, एटॉमिक वेट है, वो है 16। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है कितना, 32। और कार्बन का जो वेट है 12, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको सिखाया भी था कैसे निकालते हैं, और वही चीज यहां पे बोल रहा हुआ है कि वेलोसिटी जो है साउंड वेव्स का वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको याद रखने, कभी कभार क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन। तो इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। विच 3 फैक्टर्स, पहला टेम्परेचर, दूसरा डेंसिटी, तीसरा मॉलिक्यूलर वेट। ये 3 चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया, बहुत ईजी था। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा वो है दोस्तों ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। ये 3 प्रकार के साउंड होते हैं। आपको पता है हम कोई भी बात करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जो हमारे कानों तक पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि कान में कैसे सुनाई देता है, कि जैसे कोई साउंड वेव्स निकलते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वेव्स के फॉर्म में होते हैं, कोई वाइब्रेशन से निकले हुए। तो वेव्स जैसे फॉर्म में आते हैं और हवा में घूमते हैं एयर में, तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है वो उसको कैच करता है और अंदर की तरफ धकेलता है, जो कि अंदर हमारा प्रेजेंट होता है पिन्ने, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल ईयर। उस इंटरनल ईयर के अंदर जाता है वो साउंड और वो वाइब्रेट करता है, और वहां पे प्रेजेंट होता है कोचलिया, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करके हमें सिग्नल देता है और पता चलता है कि ये साउंड कैसा है। ये पूरा ईयर का स्ट्रक्चर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में दिया हुआ है आखिरी में। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जब लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे ईयर के बारे में। लेकिन जो मैंने अभी आपको ऊपर ऊपर से बताया, ये क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साउंड कैसे सुनाई देता है। तो हमें जो साउंड सुनाई देता है वो एक टाइप का साउंड है, लेकिन जो हमें सुनाई नहीं देता है ऐसे और भी साउंड होते हैं। तो वो कौन कौन से साउंड है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड। ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देता है, एक होता है इंफ्रा साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता है, और एक और होता है अल्ट्रासाउंड, ये भी हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, समझ में आया। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है ऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड क्या होता है, ये एक ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे साउंड में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का एक बहुत बड़ा रोल है। और फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि वो साउंड सुनने लायक है कि नहीं है। तो अगर कोई भी साउंड वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, अब ये हर्ट्ज क्या है, HERTZ, दिस इज द यूनिट। जैसे हम लोग किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट लेते हैं, मीटर लेते हैं, या फिर इंचेस लेते हैं, वेट का केजी लेते हैं, ठीक है ना, ग्राम लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो अगर 20 हर्ट्ज का वैल्यू से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स रहेगा, साउंड वेव्स रहेगा, वो वाला साउंड हमें सुनाई देगा, क्योंकि हमारा कान, हमारा ईयर इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो भी साउंड वेव्स है वो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के साउंड वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड, यानी सुनाई देने वाला साउंड। किसके लिए, हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इसीलिए इसका नाम ऑडिबल साउंड रखा गया है। अब ये जैसे मैंने बताया ये सिर्फ ह्यूमन को सुनाई देता है, ह्यूमन ईयर के लिए है, इसके लिए ये हमें सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन और भी 2 टाइप के साउंड होते हैं। तो एक ऐसा साउंड भी है जिसको बोला जाता है इंफ्रा साउंड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, यानी जो हमारा सबसे लोअर लिमिट है, हमारे कान के सुनने का जो सबसे लोअर लिमिट है, 20 हर्ट्ज से भी कम रेंज की फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड वेव्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रा साउंड। नाम से ही देखो, इंफ्रा, इंफ्रा मतलब कम। तो 20 हर्ट्ज से भी कम रेंज की अगर फ्रीक्वेंसी है किसी भी साउंड वेव्स की, तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, और उस साउंड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, उसको हम लोग कहेंगे इंफ्रा साउंड। अब ये साउंड हमें तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन और भी ऐसे जानवर होंगे जिनको सुनाई देती होगी। तो ऐसे जो साउंड होते हैं, डॉग को सुनाई देते हैं, चूहे को सुनाई देते हैं, चमगादड़, बैट और डॉल्फिन जैसे एनिमल्स, या फिर जो हम बोल सकते हैं सी एनिमल्स को सुनाई देते हैं, हमें सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, याद रखना। समझ में आया, ओके। अब एक और तीसरा टाइप का जो साउंड है जिसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को एक और नाम से जाना जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। सुना होगा आपने, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पास किया। तो अल्ट्रासोनिक इज नथिंग बट एक ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी हमारा जो बाहर का जो लिमिट है, यानी सबसे मैक्सिमम लिमिट है 20,000 हर्ट्ज का, उससे भी ज्यादा, यानी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। तो
तो अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा लिमिट तो 20 से 20,000 के बीच का है। तो 20 से कम रहेगा यानी इंफ्रासाउंड रहेगा तो भी सुनाई नहीं देगा। 20,000 से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन उस टाइप का साउंड को बहुत ज्यादा साउंड माना जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये जो टाइप का साउंड है ये किसको सुनाई देता है? अगेन बैट को। बैट अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, आपने पता है, बैट निकालते हैं अपने मुंह से, इको अल्ट्रासाउंड फेंकते हैं, ऑब्स्टेकल से टकराता है और इसीलिए रात के अंधेरे में भी चमगादड़ जो होते हैं बड़ी आसानी से उड़ पाते हैं। आपने देखा है ना, आंखों का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग अपने साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फटाक से साउंड भेजा, वो साउंड रिफ्लेक्ट होके, जिसको इको कहा जाता है, वो रिफ्लेक्ट होके आया, उनको सुनाई दिया, समझ में आया, डायरेक्शन चेंज, और वो बहुत ही फास्ट करते हैं, इसीलिए चमगादड़ रात में बहुत आसानी से उड़ पाते हैं। तो चूहे हो गए, डॉल्फिन हो गए, ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसका यूजेस भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं कि ये जो साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड, इसका कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, यूजेस क्या है, ये स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला यूजेस अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, जो कि है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट सी। क्या होता है कि जब कोई जहाज, बड़े बड़े जहाज समुद्र के बीचों बीच जाते हैं, ओशियंस के बीचों बीच जाते हैं, तो दूर दूर तक जहां पे भी उनकी नजर जाएगी, चाहे वो बाइनाकुलर लगा ले, उनको कोई भी जमीन दिखाई नहीं देगी और कोई भी दूसरा जहाज दिखाई नहीं देगा। तो एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो ये इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड की। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड सोनार में भी इस्तेमाल होता है, ये आगे आने वाला टॉपिक है सोनार, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें शिप होती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये शिप होती है, शिप क्या करती है, साउंड वेव्स को नीचे भेजती है, ये रिफ्लेक्ट होता है तो पता चलता है कि गहराई कितनी है। ये सबमरीन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो शिप्स में कम्युनिकेशन करने के लिए और सोनार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। फिर साथ ही में जो अल्ट्रासोनिक साउंड इतना हैवी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है कि इसका इस्तेमाल प्लास्टिक सरफेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई दो प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसका सरफेस है, उसको अगर जोड़ना है तो अल्ट्रासोनिक साउंड पास कर दो, वो जुड़ जाएंगे, इस तरीके से किया जाता है। फिर टू स्टरलाइज लिक्विड लाइक मिल्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया, यानी दूध है उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उसको स्टरलाइज करने के लिए, यानी स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी अगर अल्ट्रासाउंड पास कर दो तो बिकॉज ऑफ दैट हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरियाज है, वो किल हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, और दूध जो है, जो हमारा मिल्क है, वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलेगा। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए। ठीक है, अब इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, ये क्या करता है, हार्ट बीट को स्टडी करता है। जैसे मेरा बीच में मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा कि मैं बीच में काफ़ी बीमार पड़ा था और मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन उतना ज़्यादा हाई नहीं था। लेकिन मेरा डॉक्टर ने, जो हम कंसल्ट कराते हैं, वो डॉक्टर ने बोला कि आपका ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करना पड़ेगा, जिसमें हार्ट बीट मेरा बहुत फास्ट हो गया था। नॉर्मल जो रेंज होता है एक इंसान का वो होता है 72 मिनट्स। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट बीट होना चाहिए वो 1 मिनट में 72 टाइम धड़कना चाहिए। मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 138। ठीक है, और उसके ऊपर भी गया था लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं आया। तो 138 बीट्स पर मिनट मेरा चला गया था, जिससे मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम आ गया। लेकिन शायद आप लोग की दुआ है, फैमिली की दुआ है, इसके वजह से शायद मैं ठीक हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है और हम कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियोस बनाते हैं, इतना बोलते हैं, इतना कंटिन्यूसली, लगातार 4 साल से 5 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ, कभी कभी खाना खाना भूल गया, कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऊपर से सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। ठीक है ना, हम एक जगह पे आके बैठते हैं, बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो लाइफस्टाइल भी वैसी हो जाती है। तो होता क्या है कि ये मेरा बहुत फास्ट हो गया था। तो हार्ट बीट को समझने के लिए कि कैसा है, उसको एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी। क्या कहा जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो स्टडी करता है हार्ट बीट का। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेस होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को पास किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही टेक्निक को सोनोग्राफी टेक्निक भी कहा जाता है। आपको इंटरनल ऑर्गन्स के स्टडी करने, जैसे मान लो मेरे को पेट दर्द कर रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आया, कुछ भी आ गया ना, तो सोनोग्राफी किया जाता है। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा कि सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में भी क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को पास किया जाता है। ठीक है, इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे मैंने बताया कि अंदर के ऑर्गन्स का इंटरनल इमेज चाहिए तो सोनोग्राफी किया जाता है, जिसमें साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। तो इमेजेस ऑब्टेन करने के लिए अगेन अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है टू क्लीन द इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ द मशीन। मतलब कुछ ऐसे छोटे पार्ट्स होते हैं जहां पे ह्यूमन का हाथ पहुंचना या फिर कोई मशीन का पहुंचना इंपॉसिबल है क्लीन करने के लिए, तो वहां पे अल्ट्रासोनिक साउंड को पास करते हैं, जिससे क्लीन हो जाती है चीजें, मशीन्स। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट इन द मेटल ब्लॉक्स। यानी मान लो ये मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर कुछ तो मेटल का क्रैक आ गया, लेकिन वो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन क्रैक तो क्रैक होता है, जिससे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस मेटल के अंदर से क्या किया, पास किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया जाता है। तो अगर अल्ट्रासोनिक साउंड पास हो गया तो समझ जाना क्रैक है, लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड पास नहीं हुआ तो समझ जाना कि क्रैक नहीं है। तो इस तरीके से जज किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि क्या क्या है यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो अगला टॉपिक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जैसे आपने शायद पहले पढ़ा होगा कि इसके पहले का चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि कभी भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर मान लो ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल से होता है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर जा रहा है उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन भी होगा। तो सेम साउंड में भी वही होता है। क्या बोलता है कि लाइक द लाइट वेव्स साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड, यानी कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वैसे साउंड की जो वेव्स है वो भी रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम ए सॉलिड या फिर लिक्विड सरफेस। यानी कोई भी सॉलिड सरफेस से टकरा रहा है या फिर लिक्विड सरफेस से टकरा रहा है, वो भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और इसी वेव्स को क्या हम लोग बोलते हैं कि ये जो साउंड वेव्स है ये भी क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस प्रकार लाइट हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, ये भी हमारा क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो करता है। बट उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक स्मूथ या फिर रफ सरफेस चाहिए होगा कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को करवाने में। ओके, समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिस एंगल से इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव्स जाता है, यानी जैसे मैंने बताया कि जिस एंगल से वो जा रहा है उसी एंगल से वो रिटर्न भी आता है। तो मतलब बोल सकता हूं कि यहां पे जो मैंने माना है, ठीक है, यहां पे जो मैंने माना हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे जो मैंने माना हुआ है θ1, तो θ1 इज द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट साउंड वेव्स का एंगल θ1 है। तो θ1 जो होगा, यानी थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट साउंड वेव्स। तो इंसिडेंट साउंड वेव्स का एंगल और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो साउंड वेव्स का एंगल है वो दोनों सेम आएंगे, यानी θ1 इज इक्वल टू θ2। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो जैसे लाइट का होता था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R था, उसी प्रकार θ1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे θ2 है। समझ में आया? बहुत ज्यादा सिंपल था ये, बहुत ज्यादा आसान तरीके से याद भी रह जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट है गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहां से साउंड बहुत अच्छे से टकराता है, तो उसको हम लोग गुड रिफ्लेक्टर बोलते हैं। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे साउंड वेव जो है बहुत ही बुरी तरीके से टकराता है और अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं देता है, उसको हम लोग बैड रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल है गुड रिफ्लेक्टर का, हार्ड या फिर फ्लैट सरफेस। कोई भी हार्ड सरफेस रहेगा, फ्लैट सरफेस रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई मेटल ले लिया, बोर्ड ले लिया, बहुत ईजिली टकरा जाएगा हार्ड सरफेस पे। लेकिन अगर वही बैड रिफ्लेक्टर की बात करें तो ऐसे कोई स्मूथ सरफेस होता है, फोल्ड जैसे कर्टन्स होते हैं ना, फोल्ड मतलब मुड़ा मुड़ा सरफेस होता है, ठीक है, जैसे क्लॉथ, कपड़े हो गए, पेपर हो गया, कर्टन्स हो गया, कारपेट हो गया, ये सब चीज के ऊपर जो साउंड है वो इजीली टकराता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल के तौर पे याद रखना है। कभी कभार 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ गुड रिफ्लेक्टर एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। साउंड है, ठीक है, लाइट नहीं है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इको। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के लेना। अब ये इको का मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना है हम लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं तो चिल्लाते हैं राहुल राहुल राहुल, ऐसे साउंड जो है वो धीरे धीरे करके रिपीट होती है। तो इको इज नथिंग बट जो हम कहीं पे भी ऐसे बंद रूम में, कहीं पहाड़ों में ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आप एक बार आवाज दो तो साउंड जो है बार बार रिफ्लेक्ट हो या फिर साउंड बार बार आपको सुनाई दे, तो उस साउंड को हम लोग बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। तो इफ यू शाउट लाउडली, क्या बोला है यहाँ पे, सुनो इसको, इफ यू शाउट लाउडली एट ए सच अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड। आपको क्या सुनाई देता है? सेम साउंड सुनाई देता है आफ्टर ए लिटिल वाइल, यानी कि थोड़े देर के बाद। इसी साउंड को क्या कहते हैं? इको कहते हैं। अब ये जो इको है वो क्या है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड, यानी आपने जो आवाज बोला है कि मैं चिल्ला रहा हूं मेरा नाम राहुल 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 राहुल, तो ये जो साउंड है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी ओरिजिनल साउंड ही रिपीट हो रहा है, कोई नया साउंड की दौर से बन के नहीं आ रहा है। दिस इज द ओरिजिनल साउंड जो रिपीट हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, यानी कुछ ऐसे सरफेस होंगे वहां पे जहां पे मेरा साउंड वेव्स के फॉर्म में जाके टकरा रहा होगा, टकरा रहा होगा, टकरा रहा होगा। दैट्स व्हाई 2-3 बार हमें रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड का सुनाई देता है। दिस इज नथिंग बट द इको। एंड हमारे लिए अगर मैं बात करूं, समझो इस चीज को, क्या बोल रहा है ये हमारे लिए, एक सेकेंड, हमारे लिए अगर मैं बात करूं, अगर हमें डिस्टिंक्ट इको को सुनना है, मतलब कोई भी इको का साउंड सुनना है, जो साउंड होना चाहिए इट शुड टेक मोर देन 0.1 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स। यानी मान लो कि जैसे मैंने कुछ चिल्लाया,
तो उसको लगभग 0.1 सेकेंड का गैप लगेगा, तब जाके वो इको में कन्वर्ट होके और हमें वो सुनाई देगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होने में, टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड, ऐसा नॉर्मल तौर पे लगता है। लेकिन डिस्टेंस कितना लगेगा, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात है। तो उसके लिए यहां पे क्या बोल रहा है कि वी कैन डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस, यानी मैं यहां पे खड़ा हूं और अगर मुझे इको चाहिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट से इको चाहिए, तो मुझे कितने मिनिमम डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला है, टू डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, यानी जहां से आवाज निकल रही है और जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है तो हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की बात हो रही है, तो साउंड का स्पीड हम जानते हैं 340 से 344 मीटर पर सेकंड होता है, तो हम 344 पकड़ के चलते हैं, तो 344 मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, टाइम, टाइम कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया रिटर्न आने में 0.1 सेकंड लगता है, तो 344 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करूंगा तो 34.4 मीटर दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर सुनना है एक डिस्टिंक्ट इको, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए वो होना चाहिए एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हाफ ऑफ द अबव, यानी जो डिस्टेंस मैंने अभी अभी माना है, यानी जो 34.4 मैंने बोला है उसका हाफ होना चाहिए, यानी 17.2 होना चाहिए। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सोर्स से 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो हमें एक डिस्टिंक्ट इको जो है वो सुनाई देगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है कि कैसे सुनाई देता है, तो ये चीज आपको बाय हार्ट करके चलना है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, ठीक है, ओके, सॉरी, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो इको क्या है, इको कैसे आता है और कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, फटाफट से इसको हम लोग कवर कर लेते हैं और उसी के बेस पे हो सकता है आपको एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चा। ठीक है, चलो मैं निकाल लेता हूं फटाफट से जो हमारा न्यूमेरिकल है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। क्या है, हाँ यहाँ पे है ना क्वेश्चन, आखिरी चीज है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का मतलब आज के इस लेक्चर का। वैसे आगे आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि आगे सोनार क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, बहुत सारी और चीजें हैं, एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन टू वॉल्स, एक सुनील है दो दीवार के बीच में खड़ा है। जैसे मान लो कि मैं एक रूम में खड़ा, तो मेरे पीछे एक दीवार है, एक सामने एक दीवार है, तो ऐसे वो सुनील खड़ा हुआ है। द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम, मतलब सबसे नजदीक में जो उसके दीवार है वो लगभग 660 मीटर के दूरी पे। ठीक है, इफ ही शाउट्स, यानी अगर वो चिल्लाता है, ही ईयर्स द फर्स्ट इको, मतलब चिल्लाने के बाद, जैसे मान लो उसने अपना नाम चिल्लाया सुनील, तो फर्स्ट इको जब उसको सुनाई दिया तो उसको सुनाई दिया 4 सेकंड के बाद, मतलब 4 सेकंड के बाद उसको अपना इको जो है वो सुनाई दिया। ठीक है, एंड अनदर आफ्टर 2 सेकंड, मतलब जो वापस से इको सुनाई दिया वो 2 सेकंड, यानी कुल मिला के 6 सेकंड। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर का साउंड पूछा है, मतलब ये तो सेम ही आएगा, टेंशन नहीं है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, दोनों वॉल का डिस्टेंस कितना था ये हमें पूछा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको लिख देने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो डिस्टेंस है सबसे क्लोजेस्ट वॉल का, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट वॉल, जिसको मैं W1 मानता हूं, या फिर डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, S बोलते हैं, तो मैं इसको S1 मान लेता हूं, S1 मान लेता हूं, जो कि कितना दिया हुआ है 660 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट वॉल S1 जो है वो दिया हुआ है 660 मीटर। अब टाइम ऑफ इको जो है, ठीक है, हमें जो सुनाई दिया टाइम ऑफ इको, वो भी किसका बोला है सबसे पहले, फर्स्ट इको, टाइम ऑफ इको फर्स्ट इको, तो जो सबसे नजदीक होगा उससे ही आएगा। तो टाइम ऑफ इको फ्रॉम क्लोजर वॉल वो कितना दिया हुआ है बच्चा, वो दिया हुआ है आपको 4 सेकंड का, 4 सेकंड का दिया हुआ है, मतलब कोई भी सबसे नजदीक वॉल रहेगा उसी से सबसे पहला इको आएगा ना, तो 4 सेकंड का यहाँ पे टाइम उन्होंने बोल रखा है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब कितना टाइम उसने लिया होगा, तो हम लोग को पता है जो भी टाइम लिया होता है, जिसको हम लोग टाइम टेकन को हम लोग T1 बोल लेते हैं, तो जो भी टाइम उसने लिया होगा, जो टाइम ऑफ इको फ्रॉम क्लोजेस्ट वॉल है उसका वो हाफ होगा, जैसे मैंने बताया था हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का उसने टाइम लिया होगा आने में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया।
अब जो टाइम है, एक और चीज जो इसमें दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ इको, जो दूसरा वाला वॉल है यानी डिस्टेंस वॉल, टाइम ऑफ इको फ्रॉम डिस्टेंट वॉल कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा कि भाई सबसे पहला इको आने में 4 सेकंड लगा और लास्ट वाला इको आने में 2 सेकंड लगा, कुल मिला के कितना हो गया 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड लग रहा है, यानी टाइम ऑफ इको फ्रॉम डिस्टेंस वॉल इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो इसमें भी टाइम टेकन जो आएगा, देयरफॉर इसका जो टाइम टेकन लगा होगा, इसमें भी जो टाइम टेकन लगा होगा T2 नाम का, वो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 सेकंड का लगा होगा। ठीक है, ये जो चीज है वो 3 सेकंड का लगा होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हमें क्या निकालना है बच्चा, हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और एक और चीज निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। तो एक तो डिस्टेंस क्लोजेस्ट वॉल का S1 है और डिस्टेंस ऑफ जो डिस्टेंट वॉल रहेगा, मतलब जो भी बड़ा दूर वाला दीवार है, उसका S2 मान लेंगे। यानी हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, यानी कि दोनों के दीवार के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक वॉल का डिस्टेंस S1 है, दूसरे का S2 मान लो, तो S1 प्लस S2 हमें जो है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी ये चीज निकालना है। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। ठीक है, ये चीज बस दी हुई थी आपको, बस हमने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल था। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर जो हम लोग को निकालना है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों कि वेलोसिटी जो होती है यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, जिसमें हमारा क्लोजेस्ट वॉल की अगर मैं बात करूं, क्लोजेस्ट वॉल की, ये S1 है हमारा। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसके लिए मैं क्या करता हूं, अभी स्पीड को क्या मान लूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लूंगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड मान लिया स्पीड को, डिस्टेंस के लिए मैंने S1 मान लिया और टाइम के लिए मैंने T1 मान लिया। ठीक है, ये पहला वाला T1। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे अगर निकालना था, वेलोसिटी ऑफ साउंड मुझे अगर निकालना था, तो S1 मुझे पता है 660 है, डिवाइड बाय टाइम मुझे पता है कितना आया, T1 2 सेकंड होता है, यानी इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 330। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया 330 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो हमने वो निकाल दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है वो है 330 मीटर पर सेकंड। मतलब देखा जाए तो होता है कितना, 344 होता है, लेकिन इस कंडीशन जो दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हमारा आ गया 330 मीटर पर सेकंड। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, क्या बोल रहा है कि आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, यानी S1 प्लस S2 निकालना है। तो आपको पहले S2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, S2। तो मान लो कि यहां पे भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो तो मेरा सेम ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहां पे दूसरे कंडीशन के लिए डिस्टेंस मेरा हो जाएगा S2 और टाइम मेरा हो जाएगा T2, जिसमें मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड तो सेम ही रखना है, यानी जो आया मेरे पास 330 मीटर पर सेकंड। S2 मुझे पता नहीं है, यानी सेकंड डिस्टेंस ऑफ वॉल मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइम पता है जो कि ऑलरेडी हमने निकाल रखा है T2 हमने निकाल रखा है जो कि 3 सेकंड का, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे 3 सेकंड। ठीक है, अब मुझे S2 निकालना है, तो देयरफॉर S2 विल बी इक्वल टू 330 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो देयरफॉर S2 का वैल्यू आ गया 990 मीटर। क्या आ गया, S2 का यानी जो सेकंड डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस आ गया 990 मीटर। मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स मुझे निकालना है, जो कि क्या है बच्चा, S1 प्लस S2 है। तो S1 मेरा 660 था, बराबर 660 था, प्लस S2 मेरा आया 990, प्लस कर लो, ये हो जाएगा 1650 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, सेकंड वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स। सो हमारा हम फाइनल लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इज नथिंग बट 660 प्लस 990 यानी 1650 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और आप देख सकते हो थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत ईजी था। जो हमने स्टडी किया है, जो फॉर्मूला है वही डालना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है और अपने आप आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।